नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित और बीजेपी का चक्रव्यूह। जी हां, आज की सबसे बड़ी सियासी बहस उत्तर प्रदेश की उस तेज होती राजनीति पर है, जहां 2027 के चुनाव से पहले ही सत्ता का संग्राम अपने चरम पर पहुंचा दिख रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नया संगठनात्मक चक्रव्यूह है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला है, जो यूपी की जातीय राजनीति को नई दिशा देने का दावा कर रहा है। बीजेपी ने संगठन के मोर्चे पर जिस तरीके से नई टीम और रणनीति को आगे बढ़ाया है, उसमें केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी की भूमिका को अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये टीम पंकज सिर्फ संगठन नहीं संभालेंगे, बल्कि सीधे जमीनी स्तर पर चुनावी नेटवर्क को और मजबूत करेगी। यानी बूथ से लेकर वोट तक की पूरी रणनीति को धार दी जाएगी। इधर बीजेपी इसे बीजेपी का चक्रव्यूह बता रहे हैं, तो उधर सियासी गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या ये रणनीति सीधे पीडीएफ वोट बैंक को चुनौती देने की कोशिश है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का पूरा दामोदार इसी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर टिका है, जिसे वो 2027 का सबसे बड़ा चुनावी हथियार मान रही है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या बीजेपी का ये संगठनात्मक वार विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल हो रहा है? क्या फिर अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला इस नए राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़कर एक बार फिर सत्ता की दिशा बदल देगा? बीजेपी इसे मिशन 2027 की तैयारी बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सीधा राजनीतिक दबाव और वोट मैनेजमेंट की रणनीति करार दे रहा है। और इसी टकराव के बीच यूपी की सियासत अब ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां हर चाल आने वाले चुनाव की कहानी लिख सकती है। इसी पे चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट को देखिए। बीजेपी ने पूर्वी और मध्य यूपी में अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय स्तर के नेता पंकज चौधरी को आगे कर रणनीति धारती है। माना जा रहा है कि टीम बूथ लेवल से लेकर मंडल स्तर तक संगठन को एक्टिव करेगी और सीधा फोकस उन सीटों पर रहेगा जहां 2024 में मुकाबला बेहद करीबी रहा था। बीजेपी का लक्ष्य साफ है, हर कमजोर कड़ी को मजबूत करना और विरोधी वोट बैंक में सेंध लगाना। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की रणनीति का आधार पीडीए गठजोड़ है, जो जातीय समीकरणों को साधकर बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीजेपी की ये नई टीम सोशल इंजीनियरिंग के जवाब में संगठनात्मक इंजीनियरिंग के रूप में देखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इससे मुकाबला अब और ज्यादा सीधा और आक्रामक हो गया है। कुल मिलाकर यूपी की राजनीति में अब मिशन 2027 के मोड में पूरी तरीके से एंटर कर चुकी है और एक तरफ बीजेपी अपनी जमीनी पकड़ को और मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ सपा अपने पीडीएफ फॉर्मूले को धार देने में लगी है। ऐसे में टीम पंकज और पीडीए की ये टक्कर आने वाले दिनों में यूपी की सियासत का सबसे बड़ा चुनावी टकराव बन सकती है। तो अखिलेश की रणनीति पर बड़ा है सियासी दबाव और ऐसे में यूपी की सियासत में 2027 का महासंग्राम शुरू हो चुका है। बीजेपी का संगठनात्मक चक्रव्यूह जो है वो विपक्ष को अलर्ट कर रहा है। तो पीडीए बनाम बीजेपी जातीय राजनीति की टक्कर अब साफ तौर पर नजर आ रही है और अखिलेश की रणनीति पर बड़ा सियासी दबाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यूपी की सियासत में 2027 का अब चुनावी अलर्ट शुरू हो चुका है और इसी के मद्देनजर तमाम दल अपनी अपनी जद्दोजहद में लगे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए के राह पर चलती हुई नजर आती है, तो इस बार बीजेपी भी नए दमखम के साथ जो है वो चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर सियासी पारा इस वक्त काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है और इस तरीके से जब टीम पंकज की बात की जाए तो उसको लेकर भी अब सियासी गलियारों में काफी ज्यादा चर्चा विचार विमर्श चल रहा है और यही कारण है कि लगातार सवाल जो है ये उठाए जा रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी को
टक्कर देने की तैयारी में है बीजेपी। तो कई चीजें देखिए दिन पर दिन अब सामने आ रही है। जिस तरीके से चुनावी राजनीति 2027 की जो बिसात है वो बीत चुकी है और इसी बिसात से शुरू होगी अब 2027 का ये रोड मैप, ये चुनावी मैदान। और इस चुनावी मैदान में धीरे धीरे करके तमाम जो लोग हैं वो उतरने वाले हैं और कई चीजें अब दिन पर दिन करके नई सामने आ रही है। और ऐसे में अगर पीडीएफ फॉर्मूले की बात की जाए तो बीजेपी अब नए पैतृक के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। कोशिश यही की जा रही है कि कैसे न कैसे ये फॉर्मूले को सटीकता से चुनावी मैदान में उतारा जाए और इसी पर दाव जो है वो खेला जाए। और यही कारण है कि अब समाजवादी पार्टी भी फूक फूक कर कदम रख रही है और बीजेपी की तरफ से भी अब चुनावी मैदान में एकदम से अपना दमखम दिखाने की कोशिश जो है वो चल रही है। इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कई सवालों के जवाब भी लेंगे। चलिए मेहमानों का रुख करते हैं, जहां राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका राजलक्ष्मी जी टीवी 100 पे। खेमचंद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। दारा सिंह यादव सपा के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी टीवी 100 पे। सबसे पहले खेमचंद जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या जो पंकज टीम है ये 2027 का जो महासंग्राम है उसको साधने की कोशिश में ये पूरी तरीके से सफलता हासिल करेगी? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, मैं आपके टीवी के माध्यम से नई उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की समस्त टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत अच्छी टीम है, युवाओं की टीम है, नए चेहरों को मौका दिया गया, उन चेहरों को मौका दिया गया है जो युवा मोर्चा से आए हैं, ग्राउंड पे अच्छा काम किया है, जिनकी पकड़ है, पॉपुलैरिटी है। और खुद मेरे कई मित्र इसमें आए हैं और ब्रजभूमि से भी कई चेहरों को उन्होंने मौका दिया है, महामंत्री बनाया है। और मैं तो समझता हूँ कि ये टीम 2027 में बहुत अच्छा काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी इसी चीज के लिए जानी जाती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बेहतरीन गंगा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा बदलाव आते रहते हैं, समय के अनुसार नए लोगों को मौका दिया जाता है, पुराने लोगों को संगठन में अगर मौका नहीं दिया गया तो उनको सरकार में या फिर चुनाव लड़ने में। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे आयाम में कहीं ना कहीं सभी को लगाया जाता है, काम दिया जाता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस तरीके की टीम बनी है, अच्छी टीम बनी है, युवाओं प्लस एक्सपीरियंस दोनों का मिक्सचर है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सांसद का जिनको अनुभव है, एमएलए का अनुभव है, मंत्री का अनुभव है, संगठन में पुराना अनुभव है। वो आने वाले समय में जो नीचे हमारे जिला की टोली होती है, मंडल की टोली होती है, नीचे बूथ तक की टोली होती है, उनको मार्गदर्शन दे पाएंगे, उनका समर्थन कर पाएंगे, उनका साथ दे पाएंगे और आने वाले इलेक्शन में बेटर रिजल्ट मैं ऐसा समझता हूँ इस टीम के माध्यम से। और हमारे नेतृत्व जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का और प्रदेश में आदरणीय योगी जी का नेतृत्व है, टीम के साथ मिलकर बहुत अच्छे परिणाम लेके आएंगे। ठीक है, दारा सिंह जी क्या लगता है कि इस बार जो 2027 का चुनाव वो पीडीए वर्सेस बीजेपी है या समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी है? देखिए, राजनीति का समीकरण वक्त वक्त पे बदलता रहता है और भारतीय जनता पार्टी से इस बार भी किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सभी समाज को धोखा देने का काम किया, उत्तर प्रदेश में उनके ठेकेदारों तक का ही सीमित रखा। और अभी हमारे भाजपा के जो साथी बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर नए लोगों को मिला, हमारी समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे थे परिवारवाद। अब आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कई पूर्व मंत्री, कई वर्तमान मंत्री, उनके लड़कों को इतना बड़ा बड़ा पद दे दिया गया, जैसे राजनाथ सिंह के बेटे को दिया गया। और जो बेचारे भारतीय जनता पार्टी में काफी समय से संघर्ष कर रहे थे, उनको फिर दरकिनार करके धोखा दिया। भाजपा कह रही है कि मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ। भाजपा सिर्फ समाज के जो ठेकेदार उन्हीं को लेके चल रही, समाज को तो जो समाज के बच्चे हैं, समाज के जो विद्यार्थी हैं, वो तो सब बेचारे रोडों पर आके लाठी खा रहे हैं इन्हीं की सरकार में। जो लोग इनकी सरकार बनवाए, अब उन्हीं से योगी आदित्यनाथ जी खुद कह रहे हैं कि ज्यादा भाषण मत दीजिए। बताइए, एक माँ का बच्चा खत्म हो जाता है और वो माँ अपना दर्द भी अपने मुख्यमंत्री से नहीं बता पाती, जबकि वो माँ खुद भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। तो सोचिए कितना दुर्भाग्य है। पीडीए से ये लोग इसलिए घबराए हैं कि पीडीए कोई जाति नहीं है, पीडीए उत्तर प्रदेश की हकीकत है। शोषित, वंचित, पीड़ित
जिनके साथ हुआ, जिनको इन्होंने कहा था कि हम आप सबको सबका साथ सबका सम्मान देंगे, ना कभी उनको मंच मिला, ना उनको भागीदारी मिली राजनीति में, ना तो उनको सरकारी नौकरी में भागीदारी मिली। तो वो लोगों को जिस तरह से हमारे स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने पंचायती राज अधिनियम लागू करके लोगों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया था, कलम चलाने का महिलाओं को अधिकार दिलाया था, पंचायती राज में जैसे प्रधानी लड़ सकती थी, ब्लॉक प्रमुख लड़ सकती थी, जिला पंचायती लड़ सकती थी, उसी तरह आज भी हम समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए के जो छोटे छोटे लोग, पर पीडीए की तोड़ की तैयारी में तो बीजेपी नजर आ रही है फिलहाल। तो नहीं, पीडीए का तोड़ ये अब निकाल ही नहीं पाएंगे। अच्छा। पीडीए का तोड़ ये निकालते निकालते पता नहीं क्या क्या इनके मुख्यमंत्री जी, इनके जो मंत्री हैं वो क्या क्या नहीं बोल डाले, कभी उसमें क्या लगा दिए, कभी क्या लगा दिए। तो हमारे माननीय जी ने भी उनको कहा चलो ठीक है आप खेल रहे हो तो हम तुमको भी खिलाते हैं। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, सत्ता में है, उनको नौकरी देना चाहिए। वो विपक्ष से सवाल ही करने में 9 साल निकालते, और विपक्ष से सवाल किस बात से कर रहे हैं, मेन मुद्दे पे कर ही नहीं रहे, उन्हें धर्म में उलझा रहे हैं। सोचिए, जिस देश की पीढ़ी विकास की ओर जा रही थी, शिक्षा में बढ़ोतरी हो रही थी, उसको एकदम से ठप कर दिया गया, और हमें लोगों पर आरोप लगा रहे थे कि आप धर्म विरोधी हो, देश विरोधी। और आज देख लीजिए, मंदिर से खुलासा हो गया कि कौन धर्म विरोधी है, कौन ठीक देश है। मैं आऊंगी दादा जी आपके पास, कई सवाल वाकई में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजलक्ष्मी जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं दादाजी की तरफ से, वो सही है या बेबुनियाद है? अगर आगे आने वाले चुनाव की बात की जाए तो क्या पीडीए की तोड़ की तैयारी कर रही है बीजेपी? जी नमस्ते स्वीटी जी। और देखिए ऐसा है कि हर एक राजनीतिक पक्ष जो है वो अपने अपने वोटर बेस के हिसाब से, और जो जहां पर उनको कुछ कमी नजर आई उस हिसाब से वो समीकरण तो करते ही करते हैं। और देखिए इसी हिसाब से समाजवादी पार्टी जो है, इतने वर्षों तक वो उन्होंने MY का समीकरण किया हुआ था। अभी उन्होंने MY जो है मुस्लिम और यादवों को वो उस विषय पे कम फोकस करके अभी वो पीडीए करते हैं, जो है वो पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक। तो वैसे तो देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट वैसा ही है। और देखिए, और उनका अभी एक नया जो है वो है सॉफ्ट हिंदुत्व। वो अभी उनको ये हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के जो नतीजे हैं उसके बाद में उनको लगा कि नहीं, हमको थोड़ा सा जो है सॉफ्ट हिंदुत्व भी करना चाहिए। और भाजपा ने जो है वो, भाजपा हमेशा हर राज्य में जो है आपने देखा होगा कि सोशल इंजीनियरिंग जो है उनका एकदम सटीक बैठता है। वो उन्होंने क्या किया है कि प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने ऐसा देखा है कि जहां जहां पर भी उनको कुछ कमी नजर आई, जैसे अभी 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन थे, उनको पता चला कि यहाँ पर उनको उनके कुछ जो एक वोटर बेस थे, जैसे खास करके कुर्मियों का जो था, उनको जैसे ऐसे कुछ ओबीसी क्षेत्रों में उनको थोड़ा सा कमी नजर आया। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि कम से कम 4 क्षेत्रों में उन्होंने ओबीसी के जो है अध्यक्ष बना दिए हैं। तो उसमें ऐसा तो मुझे खास कुछ नुकसान नहीं नजर आ रहा, जहां तक कि अगर वो व्यक्ति सक्षम है, अगर वो व्यक्ति योग्य है तो अच्छा है। तो उन्होंने ये भी देखा हुआ है कि जो जातीय हो, धर्म के हो, युवा, महिला, सबको, सभी समीकरणों को उन्होंने एक नजर में रखते हुए देखा है। और एक जो प्रश्न उठा था राजनाथ सिंह जी के बेटे का, जो उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन मैं बताऊंगी आपको। अभी देखिए ऐसा है कि जिस व्यक्ति की वो इधर बात चल रही है, उस व्यक्ति को 24 वर्ष कार्यकर्ता की तरह काम करने के बाद में जो है एक जिम्मेदारी दी गई है, जो मुझे लगता है 24 वर्ष एक व्यक्ति ने काम करने के बाद अगर उनको एक पद मिलता है तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। जबकि अन्य पार्टियों में ऐसा होता है कि अगर जहां पर आप अगर परिवारवाद की बात करते हैं तो व्यक्ति योग्य हो न हो, उसको वो जो है एकदम वरिष्ठ से वरिष्ठ जो है पद मिल जाता है। बिल्कुल, और तमाम पार्टियों में परिवारवाद नजर आता है, सिर्फ एक पार्टी में ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। ऐसे में खेमचंद जी, जो आरोप लग रहे हैं वो ये है कि चुनाव के मद्देनजर आपने कई महिलाओं को ये सीट दी है, और साथ में साथ यहाँ पर ओबीसी समुदाय के लोगों को भी जगह दी गई है सिर्फ चुनाव के चलते। अगर चुनाव नहीं होता तो उन लोग का अस्तित्व आप लोग नहीं देखते।
देखिए, इनकी कहने और करने में खुद में बहुत बड़ा फर्क है। इनका जो परिवारवाद है वो माननीय अखिलेश जी का जो परिवार है उसके आसपास ही घूमता है। उन्होंने कुछ काम किया हो नहीं किया हो, अखिलेश जी की पत्नी है, उनका कोई एक्सपीरियंस हो, योगदान हुआ हो या ना हो, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लगातार। उनके भाई, उनके चाचा, उनके भतीजे, वैसे भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। अभी हमारी राजनीतिक विशेषज्ञ यहाँ पे उन्होंने जो बात रखी कि राजनाथ जी के बेटे को कब दिया गया मौका। वर्षों उन्होंने संघर्ष किया है, वर्षों उन्होंने जमीन पे काम किया है, कार्यकर्ता के नाते काम किया, तब उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ये इसको परिवारवाद नहीं कहते। आप अगर परिवार में भी लंबे समय तक मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो आपको मौका मिल सकता है, वो मिलना चाहिए। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी समाज का, तो आज देश के प्रधानमंत्री ओबीसी को हम चुनाव की दृष्टि से मौका दे रहे हैं, ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज से माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वहां पे माननीय आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। अन्य बहुत सारे मंत्री हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं। तो हम सर्व समाज, मतलब सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करते हैं। इनकी तरह एक विशेष जाति, विशेष परिवार या विशेष धर्म के लिए हम लोग काम नहीं करते। हम सर्व समाज के लिए काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाली जो 36 जातियां हैं उनके लिए काम करते हैं। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी को सभी समाज से, सभी पॉकेट से, सभी क्षेत्रों से, सभी वर्गों से आज समर्थन मिलता है। आज हम मुस्लिम बहुल सीट से भी उत्तर प्रदेश में चुनाव में जीत के आए हैं। हम ओबीसी बहुल सीट से भी जीतते हैं। हम SC/ST जो रिजर्व सीट है वो भी आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे, जितनी भी रिजर्व सीट हैं, अधिकतर रिजर्व सीट से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे जीत के आए। तो उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से आज देश का माहौल चल रहा है, जिस तरीके से आज आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीती है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीते, और दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, तो वो जो एक पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न दिखाता है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का वही हाल होने वाला है जो दिल्ली का कोलकाता में हुआ है, RJD का बिहार में हुआ है, कांग्रेस का हरियाणा में हुआ है, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हुआ। दारा जी जवाब दीजिए, आवाज मिल पा रही है दारा जी? इन्होंने आरोप लगा दिया कि हाँ प्रीति जी, इन्होंने अभी आरोप लगा दिया एमओआई का। मैं कह रहा हूँ ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें यह एमओआई नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आपके ही स्क्रीन पे दिख रही, जिसमें से यादवों को भी इन्होंने पदाधिकारी बनाया। तो अब ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता समाजवादी पार्टी में यादव ही निकलेगी। चुनाव के जो टिकट होते हैं वो संविधान के हिसाब से सब नहीं बांटे जाते, चाहे वो लोधी समाज को देना हो, या वर्मा समाज को देना हो, या फिर रावत समाज को देना हो, या निषाद समाज को देना हो, या राजभर समाज को देना हो, या ब्राह्मण समाज को देना हो, टिकट उतने ही दिया जाता है। फर्क ये है कि काम कौन जमीन पे अच्छा करता है, लोगों की समस्या कौन दूर करता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर आप देख लीजिए कि विधानसभा हो या मुख्यमंत्री आवास हो, महिलाएं जब तक आग नहीं लगाती तब तक उनकी सुनवाई नहीं होती, लोग टावर पे नहीं चढ़ते तब तक सुनवाई नहीं होती। अगर सोचिए, न्याय पाने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के एक सदस्य को विधानसभा के सामने बलि नहीं देता तब तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इस सरकार तो इस बार तो उपाध्यक्ष के पद पर महिलाओं को भी भूमिका दी गई है, ज्यादा महिला आरक्षण भी लेके आ गए थे, तो ये सब महिला विरोधी गतिविधियां थोड़ना है सर। टिकट सबको उतने ही मिलेंगे जितने आरक्षण के आधार पे हैं सब कहीं पे। ये बात ये है कि किसको किस तरह से पेश किया जा रहा, किस तरह से किसको बदनाम किया जा रहा। आपने देखा होगा कि यही भारतीय जनता पार्टी है कि 86 में 56 का आरोप आप लगाती रही, और जब हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने लिस्ट मांगी तो अब मुख्यमंत्री जी गायब हो गए। सोचिए कि जहां पर जितने पद होंगे, जिस आधारित पे जहां पर संख्या होगी, उस हिसाब से आदमी को वहां पर कमान संभालने की दी जाती है। आज आप थाने में देख लीजिए, कौन संभाल रहा थाना, कौन चला रहा थाना। अभी तक ये लोग क्या कह रहे थे कि हमारी पार्टी है, आज हिंदू हिंदू चिल्ला रहे थे। और जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास से निकल रहे थे तो किसने धुलवाया था? भारतीय जनता पार्टी ने धुलवाया था। अभी श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कह रहे थे कि ओबीसी को, जब ओबीसी को अधिकार देने की बात आती है तो आप लोग जातियों में बांट देते, और जब उन्हीं को से वोट लेना होता है तो उनको कहते हो हिंदू हो, आप सनातनी हो, हिंदू खतरे में है। पता नहीं क्या क्या उनको गुमराह करने का काम कौन करता है। आप इनके मंच के बयान उठा लीजिए, चाहे श्री नरेंद्र मोदी जी के हों, चाहे श्री अमित जी के हों, और योगी जी को तो आप तो देख ही रहे हो, विधानसभा से लेकर कहां कहां तक
कैसे कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। सोचिए एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति की भाषा कैसी है, जैसे सड़क पे कोई आवारा आदमी बोल रहा हो, कोई शराब पीने वाला बोल रहा हो, ऐसी भाषा है। क्या संदेश दे रहे हो आप उत्तर प्रदेश के नए युवाओं की राजनीति में जो नौजवान आना चाहते हैं? क्या संदेश आप देना चाहते हो कि वो अपने सीनियर से बदतमीजी से बात करेंगे? आप बताइए, नेता प्रतिपक्ष हमारे समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद जी, उनके बारे में क्या इन्होंने बोला विधानसभा के अंदर? ठीक है दादाजी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ऐसे में राजलक्ष्मी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ये जो पूरा पीडीए का फॉर्मूला है जो समाजवादी पूरा गायब करा दिए। पहले तो इनकार कर रहे थे। आऊंगी दादाजी, मैं आपके पास आऊंगी दादाजी, आऊंगी। ये राम मंदिर का मुद्दा भी बीच में ना लाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं हो रही, कोई सड़क पे नहीं आ रहा, कोई मोदी जी का पुतला नहीं फूंक रहा है, कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा मोदी जी से। तो आप जाइए ना, आप जाइए, विपक्ष क्या करेगा? आप जाइए सड़क पे। लोग इतने तेज चिल्लाते, इतना छत्ता पीटते जैसे घर पे कोई दुखद घटना हो। तो विपक्ष क्या करेगा? आप जाइए फिर सड़क पर। विपक्ष का काम ही होता है सरकार को आईना दिखाना। देखिए विपक्ष की मान कहाँ है? अभी आप देख लीजिए, जो 15 बच्चे मरे, हमारी तरफ से उनको पैसा घोषित किया गया कि इनको भाई हम उनको तो जीवित नहीं कर सकते। सर, आप अपने आप को खुद कमजोर समझ रहे हैं। आप अपने आप को खुद कमजोर समझ रहे हो, तो सामने वाला पार्टी तो आपको ऐसे ही कमजोर समझेगा। विपक्ष वो पार्टी होती है जो सरकार को आईना दिखाए कि वो क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। विपक्ष के पास इतनी ताकत होती है कि इस्तीफा देने पर मजबूर कर सकती है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास दारा जी, वक्त की थोड़ी कमी है। राजलक्ष्मी जी, मैं आऊंगी आपके पास दारा जी। राजलक्ष्मी जी, ये जो पीडीए का फॉर्मूला है जो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कई दिनों से चलता आ रहा है, क्या इसमें सीन लगाने की कोशिश बीजेपी इस बार कर रही है बड़े स्तर पर? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सोशल इंजीनियरिंग जो है ये भाजपा का हमेशा ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। आप प्रत्येक राज्य में देखिए कि वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के विषय में हो या ये जो मिनिस्ट्रीज में हो। अभी जो कैबिनेट की जो एक्सपेंशन हुई, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। अभी जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुई उसमें भी आपने देखा होगा कि प्रत्येक जैसे क्षेत्र, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति में से एक समीकरण उन्होंने अच्छा सा बना दिया था। तो किसी को भी ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है या हमारे इश्यूज जो है वो अनदेखा किए जा रहे हैं या हमारे लोगों को थोड़ा सा कम देखा जा रहा है। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता। वो जिम्मेदारी के विषय में हो या वो मंत्री पद में हो, हर एक विषय में उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से किया हुआ है। और एक और उनका जो फोकस होता है कि प्रत्येक बूथ पर जो उनकी एक बहुत ही कड़ी निगरानी होती है कि वो किस तरीके से उनका जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, उसी वजह से ऐसा होता है कि प्रत्येक बूथ से लेकर उन्होंने वो हमेशा ये देखते हैं कि वो प्रत्येक बूथ पे हर एक वोट उनको जो है वो वेस्ट नहीं हो। तो वो वोटर जाकर उनके लिए वोट करें, ये भी आवश्यक है। तो वहां से लेकर उनकी जो है शुरुआत होती है। और ये जो है तैयारी वो अभी 1-2 महीने पहले से नहीं, वो साल भर पहले से करते हैं। तो इसीलिए जो है वो उनका जो और ये केवल ऐसा नहीं है कि ये केवल अभी इलेक्शन अनाउंस होने के बाद में होता है। वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी वो हमेशा ये देखते हैं कि प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको उसके इश्यूज जो है उसको एड्रेस किया जाए। तो ये एक तरीके से आप अगर कहें तो 5 सालों से उनकी जो है इलेक्शन की तैयारी रहती है। तो तैयारी भी कहिए या उसको कहिए कि पूरे वर्ष भर उनका जो है डेवलपमेंट का काम चालू ही रहता है और जो है उनका ऑर्गेनाइजेशन भी रहता है। यानी कि 12 महीने एक्टिव मोड में रहती है बीजेपी बिल्कुल चुनावी। ठीक है खेमचंद जी, यहाँ पर कई आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो असल में जो नेता काम करते थे, जो दिन रात पार्टी को अपना समय देते थे, उन नेताओं को दरकिनार किया गया है और बाकी लोगों को तवज्जो दी गई है। आरोपों को किस तरीके से बयां करेंगे? ऐसा नहीं है स्वीटी जी, और जिम्मेदारियां जो सीमित होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी बहुत सारे विंग हैं। अभी प्रभारी बनाए जाने बाकी हैं, जो जिलों के प्रभारी होंगे, क्षेत्रों के प्रभारी होंगे। फिर हमारे मल्टीपल जो क्षेत्र है, क्षेत्रीय टीम भी बनती है, क्षेत्रीय महामंत्री भी बनते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं
फिर आने वाले समय में इलेक्शन होना है, इलेक्शन में चुनाव लड़ने वाले भी कार्यकर्ता, ऐसा नहीं कि जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिली है उन्हीं कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगी, ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी उचित समय पे उचित कार्यकर्ता को उचित काम देती है, कभी किसी को चुनाव लड़ाती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो किसी को गवर्नमेंट में भेजती है, और किसी को किसी महाअभियान, जो बहुत सारे अभियान चलने वाले हैं, उनमें लगाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास देने के लिए बहुत कुछ कार्यकर्ता ये जानते हैं, कार्यकर्ता इसीलिए पार्टी के साथ लगातार बने रहे। लेकिन अगर बात की जाए दारा सिंह जी, तो यहाँ पर देखिए लगातार ये सवाल किया जा रहा था कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में एक्टिव रहती है, जिसकी वजह से वो कई फैसले लेती है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार क्या तैयारी कर रही है कि पीडीए को और सख्त और पुख्ता किया जाए जमीनी स्तर पर, कि सेंधमारी भी काम ना आए? देखिए स्वीटी जी, समाजवादी पार्टी सेवा और कर्म पर विश्वास रखती है, लोगों की मदद करने पर भरोसा रखती है। अब ये 4 साल से तैयारी करे, देखिए ये धंधा बना रखे हैं ना, ये राजनीति को धंधा बना रखे हैं, धर्म को धंधा बना रखे हैं, तो जिनका रोजी रोटी उसी से चलता है, तो भाई वो 24 घंटा उसी में एक्टिव ही रहता। हमारा लोगों को काम है लोगों की मदद करना, बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाना, इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना। सड़कों पर ले जाकर उनसे पत्थर करवाना नहीं होता। जब ये विपक्ष में थे तो देखिए दंगा करवाते थे, और जब सत्ता में होते हैं तब ये बदनाम करते हैं। और आज तक इन्होंने जितने आरोप लगाए किसी का भी खुलासा नहीं कर पाए, जबकि 9 साल इनकी सरकार के डबल इंजन से हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सिर्फ बंदूक और तलवार पकड़ना चाहती, किसी को किताब या कलम नहीं पकड़ाना चाहती, या किसी भी महिला के साथ हो रहे शोषण पे महिला के साथ खड़ी नहीं होती है। आपने देखिए कितने बलात्कार के यहाँ पे कांड हुए, मगर अपराधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए, उनको कभी किसी चीज में डाइवर्ट कर दिया। और इनकी जो आईटी सेल है, आप आईटी सेल पे जाइए, इनकी देखिए किस तरह से हम लोगों के सोशल मीडिया पे आकर हमारे घर की माँ बहनों को गालियां देते हैं, किस तरह से हमारे नेता के बेटियों को फोटो एडिट करके डालते हैं। तो इनके संस्कार पता चलता है कि ये लोग कौन है। भारत में इनको, इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे, इनको छाट दिया था, किनारे कर दिया था। इसीलिए आज तक देखिए इनके नेताओं की पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती है देश में। क्यों नहीं मनाई जाती? क्योंकि ये लोग अच्छे काम करते ही नहीं, सिर्फ राम राम जपना, पराया माल अपना। जब ये सत्ता में आए हैं, आप देख लीजिए इस देश का क्या बेड़ा गर्क करते। ठीक है खेमचंद जी, फटाफट जवाब दीजिए, फिर लक्ष्मी जी के पास आऊंगी। देखिए, लूट खसोट और गुंडागर्दी के लिए जाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी आज हम पे आरोप लगा रही है, इससे ज्यादा कुछ आशात्मक नहीं हो सकता। ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आज योगी जी और मोदी जी का मुकाबला किया जाए, इसीलिए अनकल बातें कर रहे हैं। और जिस मंदिर में आज तक ये विजिट नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, जिसमें कोई इनका सहयोग नहीं हो, हाँ वहाँ के कार्य सेवकों को गोली से मरवाने में जरूर इनका योगदान था, आज उस मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। जो अपने आप में दिखाता है ये मौका परस्त राजनीति करते हैं, मौका परस्त राजनीति करते हैं, मौका परस्त हिंदू हैं, इनको हिंदू से कोई लेना देना नहीं। ठीक है राजलक्ष्मी जी, इस सत्ता की रेस में कितना मुकाबला नजर आ रहा है और क्या कुछ राजनीतिक समीकरण दिखाई दे रहे हैं आगे चल के? राजलक्ष्मी जी जी देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ये राम मंदिर के मुद्दे पे ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि योगी जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए, ये मुझे लगता है कि ये जो है ये पॉलिटिक्स साफ नजर आ रहा है। क्योंकि जो है इसमें सरकार का और मंदिर का ये ट्रस्ट, ये अलग अलग बातें हैं, और इसको जानबूझकर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, और ये मुझे लगता है उनके ऊपर बैकफायर होगा। क्योंकि राम मंदिर के विषय में समाजवादी पार्टी जितना कम बोलेगी उतना उनके लिए अच्छा है। क्योंकि राम मंदिर के विषय में जो है उनकी जो पहले की जो स्टेटमेंट्स थी या पहले के जो उनके जो काम थे, जैसे उन्होंने जो वहां के जो लोगों पे जो, लेकिन मैम इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, पहले के जो भी स्टेटमेंट हो, लेकिन इस वक्त सरकार को आईना दिखाने विपक्ष का ही काम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजलक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। दारा सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़े आप। और खेमचंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे। ऐसे में राजनीतिकरण तो लगातार चलती हुई आएगी और ये अभी 2027 के चुनाव से पहले लगातार होता रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से पीडीए को सेंध लगाने की कोशिश, उसके खेमे में पूरी तरीके से तीर डालने की कोशिश बीजेपी कर रही है, अब कई सवालिया निशान भी खड़े हो रही हैं और लगातार चुनावी मोड भी एक्टिव नजर आ रहा है। अब देखना होगा आगे चल के क्या दिशा क्या दशा बीजेपी की होती है। चलिए फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए TV100।